Hello everyone, welcome to the YouTube platform of Chemical Educators। पिछले हफ्ते हमने आपका स्टेरिक नंबर 5 शुरू किया था, उसको कंटिन्यू करते हैं और आज स्क्वायर पिरामिडल ख़त्म करेंगे। शुरू करते हैं पिछले हफ्ते जो क्वेश्चन दिया था उससे। क्वेश्चन था पहला, मैंने आपको पूछा था पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पॉसिबल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एटम एक्सियल पे जुड़ता है और कौन सा इक्वेटोरियल पे जुड़ता है। ठीक है, और यही सवाल आपको पूछता है, या तो पूछता है कि इसका जो है शेप क्या है बताइए, या फिर ज्योमेट्री बताइए, या फिर इसमें से कौन सा एक्सियल में पोजीशन पे है और कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो पहला क्वेश्चन था आपका PCH3 2 CF3 3। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये कहाँ पे लगेगा, एक्सियल पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर एक्सियल पोजीशन पे कम होता है। तो फास्फोरस है आपका सेंट्रल एटम, तो एक्सियल पे मैंने लगा दिया CF3 2 CF3, उसके बाद इक्वेटोरियल पे, और एक जो बच गया वो कहीं पे भी किसी भी इक्वेटोरियल में आप लगा सकते हैं। हमें पहले क्या है, CF3 जो है उसको एक्सियल पे लगाना है, और एक्सियल का 2 ही पोजीशन है, तो उसके बाद जो बच जाएगा वो इक्वेटोरियल में जाएगा। यहाँ पे आप एक बात समझ सकते हैं, ये है आपका एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, मीन्स PC ये किसका है, CF3 का कार्बन एटम है। अगर ये एक्सियल है और P3 अगर ये इक्वेटोरियल है, तो एक्सियल का इक्वेटोरियल से हमेशा क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि 3 CF3 है तो इन तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक्सियल पोजीशन में जो भी कार्बन अटैच होगा वो आपका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसका ज़्यादा रहेगा, ना कि इक्वेटोरियल का। ठीक है, तो ये था आपका पहला वाला। अब बात करते हैं दूसरे का। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन था आपका PFiCl5 - ऑल पॉसिबल कंपाउंड। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, I को 0 ले लूँगा, तो ये क्या आ जाएगा Cl5, उसके बाद एक आएगा I होगा 1, तो आएगा CF Cl4, I2 होगा तो आएगा PF2 Cl3, I3 होगा तो PF3 Cl2, I4 होगा तो PF4 Cl, I5 आएगा तो PF5 आ जाएगा। ठीक है, हमें बॉन्ड लेंथ की बात नहीं करना है। बॉन्ड लेंथ की बात हम जब बेरी स्यूडो रोटेशन BSR पढ़ेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। हमें सिर्फ देखना है कि कौन से पोजीशन में कौन से बॉन्ड, कौन से एटम लगते हैं। ठीक है, PCl5 की बात कर लेते हैं पहले। ये देखिए 5 Cl है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक क्या होगा, PCl ग्रेटर देन PCl, ये कौन सा होगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वेटोरियल से ज़्यादा होगा।
उसके साथ साथ अगर हम PCl2F3, ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ये सोच के एक्जेल पे मत रख लेना, ये फ्लोरीन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन आपका आएगा एक्जियल पोजीशन पे, क्लोरीन आपका चला जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन होगा PF बॉन्ड लेंथ एक्जियल का, ये हमेशा क्या रहेगा, PF इक्वेटोरियल से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक बात आप समझ देख सकते हैं कि ये जो है PCl5 हो, ठीक है, तो PCl5 क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, Cl जो है आपका एक्जियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहता है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब PCl5 डिकम्पोज करेगा, क्या करेगा, PCl5 जब डिकम्पोज करेगा, PCl5 का क्या होता है, TBP ज्योमेट्री, मैंने आपको क्या बताया था, TBP ज्योमेट्री को TBP के हिसाब से ना देख के आपको देखना है क्या, ट्राइगोनल प्लानर प्लस लीनियर, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था। तो PCl5 जो होगा जब डिकम्पोज करेगा, ये आपका आ जाएगा PCl3 प्लस Cl2, यस और नो। तो क्या ये जो ट्राइगोनल प्लानर प्लस लीनियर होके बना है, क्या ये अपना शेप रख पाएगा, तो आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। मीन्स ये देखिए, ये जो Cl2 था ये तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है, Cl2 आपका लीनियर का लीनियर ही रहेगा, यहाँ पे लीनियर था तो ये लीनियर ही रहेगा, लेकिन PCl3 अगर आप देखेंगे Cl Cl Cl, ये 2 लोन पेयर आ जाएगा। मीन्स होता क्या है, ये आपका रहा बॉन्ड और ये बॉन्ड आपका लॉन्गर है, इम्प्लाइज इसमें परसेंटेज S क्या होता है, लेस, और परसेंटेज S लेस होने का मतलब ये है कि सेंटर से ये बहुत दूर जा चुके हैं, तो सेंटर से दूर जाने का मतलब है इनके बीच अट्रैक्शन इतना, सेंटर का इनके ऊपर जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो टूटने की वजह से ये क्या होगा, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बना था, तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आएगा, तो फास्फोरस के पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर, तो इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक करने की वजह से ये क्या होगा, आ जाएगा आपका PCl3, मीन्स ये आपका आ जाएगा पिरामिडल, PCl3 क्या आपका आ जाएगा पिरामिडल। था आपका PCl5 ट्राइगोनल प्लानर और लीनियर होके बना था, लेकिन आपका हो क्या गया, डिकम्पोज के बाद आपका आ गया PCl3 प्लस Cl2 और PCl3 आपका आ गया पिरामिडल। मीन्स अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे व्हेन TBP ब्रेक्स, TBP decomposes whether it retains its original shape or not, तो आंसर आपका आएगा नो, ओरिजिनल शेप को रिटेन कर नहीं पाता, क्योंकि ये आपका था ट्राइगोनल प्लानर। मीन्स PCl3 में आपका कैसे बना था, ट्राइगोनल प्लानर प्लस लीनियर,
हो क्या गया आपका, पिरामिडल प्लस लीनियर। ये बात आपको याद रखना है, मीन्स समझना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम PF2Cl3, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 2 फ्लोरीन एटम है, तो ये कहाँ पे रह जाएगा, एक्सियल में, और Cl आपके कहाँ पे रह जाएगा, इक्वेटोरियल में। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन भी अपने तरफ खींचेगा, क्लोरीन भी खींचेगा अपने तरफ। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ग्रेटर देन फास्फोरस, फ्लोरीन ग्रेटर देन फास्फोरस, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो नेट आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए ट्राइगोनल प्लानर पे कौन से रहते हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 120 डिग्री उनके बीच जो है बॉन्ड एंगल है। तो नेट क्या होगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू आ जाएगा आपका 0। तो म्यू 0 मीन्स नॉन पोलर, ठीक है। म्यू आपका क्या आ जाएगा, नेट म्यू आपका आ जाएगा म्यू इफेक्टिव या नेट म्यू, नेट डाइपोल मोमेंट आपका आ जाएगा 0। लेकिन ये जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैव देयर डाइपोल मोमेंट। क्यों, इंडिविजुअल बॉन्ड में क्या होता है, इंडिविजुअल बॉन्ड में आप देख सकते हैं ये फास्फोरस और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, फास्फोरस और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है और फ्लोरीन ज़्यादा है। तो किसी के आसपास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही रहेगा, मीन्स फ्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका आएगा 0। लेकिन इंडिविजुअल बॉन्ड आपका क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। और ये आपको पता ही है, पहले क्या बाद में भी पता चल जाएगा। ये आपका क्या है, नॉन प्लानर, TBP है तो नॉन प्लानर ही है, एंड नॉन पोलर, ठीक है। नॉन प्लानर है और नॉन पोलर है। लेकिन अगर हम PFCl4 की चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए एक्सियल में फास्फोरस रहेगा और एक्सियल में ही आपका रहेगा क्लोरीन, और 3 क्लोरीन रहेंगे आपका, 3 क्लोरीन रहेंगे आपका इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 नहीं आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि क्लोरीन और फास्फोरस के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0, ये 120 डिग्री, यहाँ पे जो लीनियर में रहेगा फ्लोरीन जो रहेंगे 180 डिग्री, ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कैंसल ईच अदर। तो डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा 120 डिग्री में भी और 180 डिग्री में भी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री में है, फिर भी यहाँ पे एक फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो पहले तो ये क्लोरीन जो है इक्वेटोरियल में, क्लोरीन जो है आपका क्या इक्वेटोरियल में, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा आपका, 120 डिग्री है, 120 डिग्री 120 डिग्री, और तीनों के तीनों भी क्लोरीन ही हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा म्यू 0। लेकिन ये जो लीनियर पे हैं, ये यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट इक्वल टू 0 मीन्स पोलर, म्यू 0 नहीं है, म्यू मतलब पोलर, तो ये आपका आ जाएगा नॉन प्लानर एंड पोलर, ठीक है। ये है आपका PFCl4 आपका है नॉन प्लानर एंड पोलर।
ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हम जब पढ़ाएंगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है SF4 SF4 CF2, ठीक है, SF4 CF2। इस तरह का क्वेश्चन अभी आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हैं, यह है सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये क्या आपका है सब्स्टिट्यूटेड, और ये है आपका डाइवैलेंट, ठीक है। मैंने आपको ये सब बता चुका हूँ कि सब्स्टिट्यूटेड कौन सा आपको लेना है या फिर डिराइव्ड डाइवैलेंट। तो डाइवैलेंट है तो ऑक्सीजन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो आपको लग सकता है कि ये रहेगा एक्सियल के पोजीशन पे। यहाँ पे तो इजी है, लेकिन ये कहाँ पे रहेगा इक्वेटोरियल पे, क्योंकि डाइवैलेंट है। ऑक्सीजन का कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बदले ये दिया है, ठीक है। वो ऑक्सीजन आपको नहीं देगा क्योंकि आपको डायरेक्टली आप लगा देंगे उसको इक्वेटोरियल पे, तो इसलिए वो क्या दे देगा आपको, दे देगा CF2 सब्स्टिट्यूटेड आपको दे देगा। तो ये रहा आपका SF4 CF2, ठीक है। ये तो इजी था, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। लास्ट जो दो हैं उसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि क्यों होता है और कैसे होता है। ये आपका फोर्थ वाला हम लेते हैं CF2 CH3 तो ये तो आपको पता है और ये भी पता है, ये क्या है आपका डिराइव्ड मोनोवैलेंट। ये डिराइव्ड नहीं है, ये आपका क्या है मोनोवैलेंट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में जो पढ़ाया था ये आपका मोनोवैलेंट ग्रुप, और ये है आपका डिराइव्ड, ठीक है। डाइवैलेंट, डिराइव्ड क्या है डाइवैलेंट। अगर डाइवैलेंट है तो मैं करूँगा क्या, डाइवैलेंट को मैं कहाँ पे लगाऊंगा इक्वेटोरियल पे। ये रहा आपका इक्वेटोरियल पे, और ये रहा आपका इक्वेटोरियल पे। CF3 होगा ये आपका, ये आपका आ जाएगा होल 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा CH3 ये आपका आ गया CH3, ठीक है। तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। CF2 जहां पे देखेंगे आपको पहले चेक करना है कि डिराइव्ड डाइवैलेंट मोनोवैलेंट कौन से ग्रुप लगा है, उस हिसाब से आपको देखना है, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। अगर फ्लोरीन देख के आप लगा लेंगे कि फ्लोरीन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और लगेगा एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन ये लगेगा ही नहीं एक्सियल पे, ये कहाँ पे लगेगा इक्वेटोरियल पे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भी, ये क्या है आपका XeO2 CF2 N SO2F2 SO2F होल 2 OSO2F, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, क्या है यहाँ पे आपको ये चेक करना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैंने पहले चेक किया कि ये जो ब्रैकेट में दिया है ये कितने कितने हैं, या फिर ये चेक करूंगा कि ये जो हैं डाइवैलेंट दिया है या मल्टी वैलेंट जो भी दिया है वो कितने का है। ये है 1,
ये है 2, ये है 1, मीन्स मल्टीवैलेंट है आपका 4। ठीक है, मल्टीवैलेंट कितना लगा है जेनन के साथ? 4। अगर आप देख रहे हैं और ये सब्स्टिट्यूटेड कितना लगा है, सब्स्टिट्यूटेड हो या कोई भी हो, ये कितना लगा है आपका 2 3 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड लगा है आपका 4। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा, ये देखिए नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन आपका क्या है मल्टीवैलेंट, लेकिन उसके साथ क्या लगा है, ये देखिए आप, ये 2 लगा है, उसके साथ क्या लगा है 2 लगा है। मीन्स मैं इसको ऐसे लगा सकता हूं, हाँ या ना? अगर ऐसे लगा दिया तो नाइट्रोजन क्या आपका हो गया मोनोवैलेंट, क्योंकि इस साइड ये लगा होगा किसके साथ, जेनन के साथ लगा होगा, सेंट्रल एटम के साथ लगा होगा। तो मैं पहले चेक करूंगा कि मल्टीवैलेंट जो दिया है उसके साथ जो ग्रुप लगा है वो उसको डिराइव मोनोवैलेंट कर रहा है या नहीं। क्या चेक करूंगा, मल्टीवैलेंट के साथ अगर कोई ग्रुप लगा है वो उसको डिराइव्ड मोनोवैलेंट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वहीं से मैं निकाल लूंगा कि होगा क्या। तो ये मैंने पहले कर दिया, ऐसे लगा होगा। और यहाँ पे देखिए CF2 है, CF2 मैंने आपको क्या बताया है, CF2 मैंने आपको बताया है डाइवैलेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना डाइवैलेंट है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है। तो ये एक ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ लगा है, और ये देखिए ये इसको क्या कर रहा है OSO2। ठीक है, तो ये भी इसको क्या कर दिया, इस वाले ऑक्सीजन को ये क्या कर दिया डिराइव्ड मोनोवैलेंट ये कर दिया, हाँ या ना? तो इस तरह आपको चेक करना है कि डिराइव्ड मोनोवैलेंट ग्रुप कहीं लगा है कि नहीं। तो बच गया क्या, इसका मैंने कर दिया, इसका मैंने कर दिया, तो ये बच गया। अभी 2 ऑक्सीजन है और 1 CF2 है, तो कितना रहेगा, मैं अभी लगाना शुरू करूंगा। ये आपका आ गया, एक है नाइट्रोजन, इसके साथ लगा है SO2F, और ये है आपका ऑक्सीजन। क्योंकि मुझे पता है एक्सियल पोजीशन पे ही मोनोवैलेंट लगेगा। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे ही क्या लगेगा मोनोवैलेंट लगेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। और बचा कितना, 1 है ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड O, और उसके साथ है आपका क्या, उसके साथ है और एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है डाइवैलेंट, तो डबल बॉन्ड CF2। समझ गए मेरी बात, कि मैं पहले सोचूंगा कि इसको भी मैं सोच सकता हूं इसके साथ लगेगा, लेकिन जेनन का क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है जेनन के पास। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, मुझे 8 भी सेटिस्फाई करना है और डिराइव्ड मोनोवैलेंट भी ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन मुझे पता है मल्टीवैलेंट, अगर मल्टीवैलेंट लगता तो कहाँ पे लगता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, लेकिन उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो उसको क्या कर देगा डिराइव्ड मोनोवैलेंट या मोनोवैलेंट स्पीसीज कर देगा। तो मैंने क्या किया, पहले इनका स्ट्रक्चर निकाल लिया, फिर उसको जुड़ा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या था, आखिरी क्वेश्चन था आपका XeO5OSO2F2। मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पे देखना है कितना सब्स्टिट्यूटेड लगा है, कितना लगा है 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 ऑक्सीजन के साथ OSO2F इसको जोड़ दूंगा, तो बच गया कितना 3 ऑक्सीजन बच गया। तो ये आपका आ जाएगा XOOSO2F, और ये आपका आ जाएगा एक OSO2
F। तो 3 ऑक्सीजन आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग जाएंगे। ये आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर। इसको समझना कैसे है, आपको ये करना है कि OSO2F ये आपका है डिराइव्ड मोनोवैलेंट ग्रुप, और एक है नाइट्रोजन SO2F। हाँ, ये भी आपका है एक डिराइव्ड मोनोवैलेंट। ठीक है, इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है, या फिर आपको उस हिसाब से देखना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसको बार बार, ये हो जाएगा आपका। तो इसको मैं क्या ले लूँगा, इसको जनरली मैं ले लूँगा आपको कि ये है आपका फ्लोरीन। ठीक है, OSO2F है आपका फ्लोरीन। CF2 CH2 Cr2 ये आपका है डाइवैलेंट, तो इसको ले लूँगा मैं इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन। OSO2F या फिर NSO2F2 ये आपका है इक्विवेलेंट टू फ्लोरीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं, तो OSO2F 2 है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ लगेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा HCO3F2 आया ना। जो 5th नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या था, HCO2 CF2N SO2F होल 2 OSO2F। तो ये देखिए मैंने इसको क्या बोला, इसको आप ले लेंगे फ्लोरीन, इसको आप क्या ले लेंगे फ्लोरीन, ये आपका आ गया ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या आ जाएगा O3F2। दोनों के दोनों ही सेम है। मैंने सिर्फ क्या किया है, इन दोनों में देख सकते हैं आप, इसका मैंने कुछ अलग लगाया है, अलग मतलब एक डिराइव मोनोवैलेंट ग्रुप लगाया है। और 5th नंबर क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिराइव मोनोवैलेंट ग्रुप कुछ या डिराइव डाइवैलेंट ग्रुप कुछ अलग लगाया है। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि डिराइव ग्रुप लगा है कि नहीं, जो लगा है वो डाइवैलेंट है या मोनोवैलेंट है। उसके बाद आपको जितना उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का है वो चेक करना है। उसके बाद आपको सिर्फ उस ग्रुप को उस ग्रुप को ठीक से सजा के आपको सेंट्रल एटम के ऊपर लगाना है, आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका पिछले वाले होमवर्क का। तो अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास की चर्चा करेंगे, जो कि था मैंने आपको केस नंबर 1 पढ़ा दिया था। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या था, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर क्या आ जाएगा आपका 1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन आपका होना चाहिए 6। क्यों, 4 प्लस लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका कुल मिला के कितना आ जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री तो आपका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपका वही का वही रहेगा, मीन्स TBP, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या पार्टिसिपेट करता है आपका लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर का हिस्सा रहता है। शेप आपका क्या आ जाएगा, शेप आप खुद ही देख सकते हैं, शेप आपका क्या आएगा सीसॉ। इसको हम ये भी बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कैसे होता है ये देखिए, आपका ए है आपका सेंट्रल एटम, यहाँ पे एक ग्रुप लगा एक्सियल में, इक्वेटोरियल पे लगा, और
लोन पेयर जो है वो है आपका लोन पेयर एस लविंग है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा सीसॉ या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसको ऐसे क्यों बोलते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सीसॉ का जो है वो आप जब छोटे होंगे आप कर चुके होंगे झूला झूलना जो है, ठीक है। ये देखिए, ये था आपका एक्सियल, ये दो रहा आपका एक्सियल, आया ना, और ये रहा आपका ये था आपका टीपीपी में। स्ट्रक्चर से ही समझा देता हूँ, ये पेन मेरे हाथ में नहीं रह रहा है। ये था आपका एक्सियल 2, ये था आपका इक्वेटोरियल। तो एक इक्वेटोरियल में क्या आएगा आपका लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से क्या आएगा आपका डिस्टर्शन शुरू होगा। लोन पेयर की वजह से क्या आएगा आपका डिस्टर्शन शुरू होगा। तो लोन पेयर मैंने आपको क्या समझाया था, ऊपर है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे के तरफ उसको धकेलेगा, तो ये क्या होगा, ये 180 डिग्री नहीं रहेगा, ये थोड़ा बेंट हो जाएगा। ये भी आपका जो है 120 डिग्री ये भी नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा बेंट होगा। और इनके बीच जो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है वो भी आपका नहीं रहेगा, मीन्स नो बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री and 120 degree present in seesaw due to distortion of lone pair, ठीक है। लोन पेयर की डिस्टर्शन की वजह से कोई भी बॉन्ड एंगल जो था टीबीपी में 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री वो नहीं रहेगा। मीन्स ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा झुक जाएगा। तो ये है आपका लोन पेयर, ये है आपका लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से ये जो झुका, तो ये देख सकते हैं आप, ये झूला, ये जो जिसमें आप बैठते हैं ये दो साइड है, और जिस पे आप बैठते हैं ये है झूला झूलना, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं सीसॉ, ठीक है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, ये देखिए, ये आपका है टेट्राहेड्रल, यस और नो, ये आपका है टेट्राहेड्रल, एक ऊपर है एक नीचे होगा, और ये दो आपका रहेंगे साइड में, ठीक है। तो डिस्टर्शन की वजह से जब लोन पेयर आएगा ये क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका होगा, डिस्टर्शन की वजह से ये जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल आपका था, ये क्या था आपका टेट्राहेड्रल। जब ये बॉन्ड आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं ये और ये, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। था यहाँ पे बॉन्ड टेट्राहेड्रल में, लोन पेयर की वजह से झुक गया और यहाँ चला गया, तो ये आपका हो गया डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है और सीसॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैंने आपको बोल चुका हूं कि 90 डिग्री हो या 120 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, कोई भी बॉन्ड एंगल आपका ऐसा नहीं रहेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ग्रुप आएगा, ऑक्सीजन फैमिली, आया ना। लेकिन ऑक्सीजन में आपका 4 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि एक लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है। एक लोन पेयर आपका रह ही जाएगा। 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन में, तो 2 लोन पेयर की वजह से अगर एक आप ऑक्सीजन का क्या है, एक लोन पेयर रख दिए और एक लोन पेयर को आप सिग्मा बॉन्ड कर दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो बच कितना जाएगा 2, ठीक है।
तो ये आपका 4 बॉन्ड पेयर नहीं हो पाया, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 बॉन्ड पेयर भी हो पाएगा ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन में ये केस नहीं दिखाएगा। तो ऑक्सीजन के जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, ये सब आपको दिखा सकते हैं सीसॉ। ठीक है, तो सल्फर रहा, ये आपका रहा लोन पेयर, एक 3 4 5, ठीक है, 6। तो मोनोवैलेंट मुझे जुड़ना है। क्यों मोनोवैलेंट जुड़ना है? क्योंकि मुझे 6 का 6 मिल चुका है, तो मैं सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो 4 मोनोवैलेंट मुझे चाहिए, तो मैं फ्लोरीन लगा दूंगा। हाइड्रोजन नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन एक्साइटेशन नहीं कर पाएगा और ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो हाइड्रोजन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्या हम क्लोरीन ले सकते हैं? हाँ, हम क्लोरीन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा SF4 HCl4। लेकिन क्लोरीन लेने से यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन लेने से दिक्कत ये होगा, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा। क्लोरीन लेने से आपका क्या आ जाएगा? स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा। तो क्लोरीन भी हम ले तो सकते थे, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगा? HCl4 नॉट स्टेबल। ठीक है, इसीलिए होता क्या है, SF6 एग्जिस्ट, HCl6 does not exist while SF4 stable, HCl4 not stable। ठीक है, तो क्लोरीन भी हम नहीं लेंगे क्योंकि क्लोरीन लेने से आपका क्या होगा? HCl4 में क्या आ जाएगा आपका? HCl4 में आपका स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा। HCl4 में आपका आ जाएगा स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, तो आप सिर्फ फ्लोरीन लेके ही चलेंगे, क्लोरीन आपका भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाइड्रोजन तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा और क्लोरीन आप ले नहीं सकते स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। ठीक है, HCF4 भी आप ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, SF4 एग्जिस्ट करेगा, HCl4 एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। SF4 स्टेबल होगा, HCl4 स्टेबल नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से देखिए यहाँ पे 4 क्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन का देखिए साइज छोटा है, और जब लोन पेयर की वजह से डिस्टर्शन होगा तो मीन्स ये बॉन्ड दोनों पास आएंगे, तो क्लोरीन का अगर साइज बड़ा होगा तो दोनों ज़्यादा पास आएंगे, तो इनके बीच जो होगा रिपल्सन होगा। ठीक है, इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से हम HCl4 भी हम नहीं ले सकते। तो और एक बात समझ लेते हैं यहाँ पे, SF4 में मैंने लिखा है, ये है आपका एक्सियल, ये है आपका इक्वेटोरियल, और यहाँ पे है लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? SF एक्सियल और SF इक्वेटोरियल के बीच क्या एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा होगा? आंसर है ना, ये सेम ही रहेंगे ड्यू टू बेरी स्यूडो रोटेशन। ठीक है, किसकी वजह से? बेरी स्यूडो रोटेशन की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड सेम रहेंगे। क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसी स्टेरिक नंबर 5 में ही पढ़ेंगे, जब एक्सियल से आपका क्या होगा, TPP से स्क्वायर पिरामिडल चला जाएगा और स्क्वायर पिरामिडल से फिर TPP चला आएगा, मीन्स इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपका सेम आएगा। इसको हम समझेंगे 19F NMR के थ्रू, ये अब सब समझेंगे लेकिन थोड़े देर के बाद, एक क्लास के बाद। तो SF4 हो या PF5 हो या IF7 हो, इन सभी का क्या होगा? बॉन्ड लेंथ सेम ड्यू टू बेरी स्यूडो
रोटेशन, ये क्या दिखाएंगे, बेरी स्यूडो रोटेशन में क्या होता है, फ्लक्जोनियल बिहेवियर। क्या दिखाते हैं ये, फ्लक्जोनियल बिहेवियर मीन्स एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में ये जा सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, तो इनको बोला जाएगा फ्लक्जोनियल बिहेवियर या फिर बेरी स्यूडो रोटेशन। ये सब आपका बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, 19F NMR के थ्रू बेरी स्यूडो रोटेशन में इनका रूम टेम्परेचर में क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के सेम रहेगा, ठीक है, ये सब बात की बात है। अब हम आ जाते हैं SF4 क्या रहा आपका, सल्फर के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई ले लूंगा, आयोडीन के पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो F4 करके इसके ऊपर एक कर लूंगा क्या, प्लस चार्ज। और मैं आपको बोल चुका हूं अगर मोनोवैलेंट होगा और आयोडीन के साथ जुड़ रहा है तो क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, तो ये भी आएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, HCF4 2+ भी कर सकते हैं, ये आपका क्या आएगा, जेनन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज है और निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये सभी के सभी क्या हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। मैं पिछले क्लासेस में समझा आपको रहा था ये कि IF4 मैं आपको क्या कर रहा था, सपोज ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन को निकाल के मैं क्या कर रहा था, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा था F+ से, वही बात करूंगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, एक F+ निकाल के मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, एक F+ निकाल लिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ये आपका आ गया IOF3। यहाँ पे भी एक F+ निकालूंगा, एक ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, ये आपका आ जाएगा XeOF3+, और एक F+ निकालूंगा और एक ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, XeO2F2, ये सब आ जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल, मीन्स ये सब आएंगे आपका सीसॉ, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, सीसॉ या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, समझ आया मेरी बात। ऑक्सीजन को F+ से रिप्लेस कर सकते हैं, F+ को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो सब आएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। इसकी बात कर लेते हैं, ये देखिए इसकी बात कर लेते हैं, XeO 2 ऑक्सीजन एटम हैं, तो ये कहाँ पे लगेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक फ्लोरीन आपका लग जाएगा एक्सियल पे, दूसरा फ्लोरीन लग जाएगा एक्सियल पे, और यहाँ पे आ जाएगा एक लोन पेयर, ठीक है, ये सब आप कर लीजिए अपने नोट पे। ये आपने अपने लिख लिया, ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम और एक इम्पोर्टेंट बात पे, वो क्या है, ये देखिए मैंने क्या किया, IF4+ मैंने कर दिया, ठीक है,
तो फ्लोरीन के बदले में IBr+ कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, ICl4 भी प्लस कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्लोरीन भी आयोडीन के साथ ले सकता हूं, क्योंकि आयोडीन क्या है आपका, बड़ा है। तो आयोडीन का साइज बड़ा, क्लोरीन का साइज बड़ा, तो इनके बीच ये जो स्टेरिक क्राउडिंग होगा ये नहीं आएगा, स्टेरिक क्राउडिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैं ये सब कर सकता हूं IF4+, IBr4+, ICl4+, क्या मैं कर सकता हूं II4+? आंसर आएगा, मीन्स आंसर इसका ये सब क्या आएंगे आपका C100, ये सब आपके आएंगे C100। तो I4+ क्या आपका C100 आएगा? तो आंसर आएगा ना, I4+ आपका C100 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां पे आप देख सकते हैं IF4+ जो है ये आपका क्या है, ये आपका है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड से ये बनता है। IF4+ कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड से बनता है, मीन्स आयोडीन के साथ 4 फ्लोरीन आटम जुड़ते हैं। आयोडीन के साथ क्या जुड़ते हैं? 4 फ्लोरीन आटम जुड़ते हैं। ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 1 2 3 4 6 आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 6 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, आयोडीन के साथ जो दूसरा है ये आपका कोवेलेंट मेथड से जुड़ते हैं, लेकिन IIF4+ आपका कभी भी कोवेलेंट मेथड से नहीं प्रोड्यूस होता। ये आपका होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मेथड से होता है। किससे होता है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से II4+ होता है। ठीक है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है, आयोडीन के साथ I+ के साथ कभी भी 4 आयोडीन नहीं जुड़ सकते। पहले क्या जुड़ता है? 2 आयोडीन, ये आपका हो जाएगा I3+। I3+ के साथ 2 आयोडीन जुड़ते हैं, ये आपका हो जाता है I5+, मीन्स I4+। ठीक है, तो इसको हम जो लिख देते हैं I3+, ये तो अभी तक ठीक है, लेकिन I5+ ऐसे नहीं लिखा जाता। लिखा कैसे जाता है? I2। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे लिखा जाता है? I2 पॉजिटिव चार्ज, मीन्स आयोडीन प्लस के साथ पहले 2 आयोडीन जुड़ता है और वो जो होता है उसके साथ 2 जुड़ता है। तो ये क्या हुआ, जब भी इंटर हालोजन कंपाउंड आएगा, इंटर हालोजन कंपाउंड की चर्चा जब हम करेंगे X4+-, ठीक है, ये इस हिसाब से तब रहेंगे, मीन्स X4- जो भी सेम ये दिखाएंगे जब होगा X- ग्रेटर देन X इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I4+ के लिए। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं? I4+ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या होगा, X- ग्रेटर देन X होना चाहिए फॉर सेम स्ट्रक्चर। X- ग्रेटर देन X होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन आयोडीन के बीच ये सभी का देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है, ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो मैंने लगा लिया, लेकिन आयोडीन, दोनों आयोडीन के बीच सेम रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आप नहीं कर सकते कि एक के साथ ही जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आइटम है वो एक के साथ ही जुड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये यहाँ तो हो गया ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पे देखिए चारों फ्लोरीन एक ही आयोडीन के साथ जुड़ा है, लेकिन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में
एक के साथ नहीं जुड़ा होगा, एक के साथ दो ही आयोडीन जुड़े होंगे, और ये जो बॉन्ड रहता है ये पार्शियल बॉन्ड रहता है, कंप्लीट बॉन्ड होता ही नहीं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, I+ का स्ट्रक्चर। मीन्स आप देख सकते हैं ये सेंट्रल आयोडीन के साथ ये दो आयोडीन जुड़े हैं जो मैंने पहले बताया। मीन्स जब ट्राई एटॉमिक आएगा, इससे हम क्या समझ सकते हैं, जब ट्राई एटॉमिक आएगा ये एक आयोडीन के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ट्राई एटॉमिक के बाद जो भी आएगा ये आपका क्या होगा, पेंटाटॉमिक। आयोडीन 4 एक के साथ जुड़ा है तो 5 एटम आ गया आपका। पेंटाटॉमिक ट्राई एटॉमिक से जो भी ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा आपका, सेम स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे, दूसरा जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है उनके साथ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सब बनेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की मेथड से। ठीक है, ये आपका था इंपॉर्टेंट। मीन्स I4+ उसको आप I5+ नहीं बोल सकते। दूसरी बात है कि I4+ आपका कभी भी नहीं दिखाएगा सीसॉ स्ट्रक्चर। क्या नहीं दिखाएगा, सीसॉ स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, I2N+ पॉजिटिव चार्ज या फिर I2N पॉजिटिव चार्ज, ये सब दिखाएंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर मान लेते हैं I3+ आया ना, तो I3+ भी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल दिखाता है, लेकिन क्या आ जाता है यहाँ पे, पहले जो आयोडीन है उसके साथ ही दो जुड़े रहते हैं, तो ये आपका आ गया लीनियर। ठीक है, लेकिन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल ही होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। I2N+1 या फिर I2N+, ये सब दिखाएंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, उसी तरह I5- अगर इसकी चर्चा करें तो ये क्या दिखाएगा, देखिए आयोडीन 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 आयोडीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह देखिए एक आयोडीन के साथ चारों के चारों आयोडीन नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसको क्या लिखना चाहिए, I4-। ठीक है, इस तरह लिखना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला कोई गलत नहीं है। स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि कहाँ पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसलिए आपको समझना है X' ऑलवेज ग्रेटर देन X फॉर मोर देन ट्राई एटॉमिक। ठीक है, ट्राई एटॉमिक के जब भी हम ऊपर जाएंगे X' हमेशा X से ग्रेटर होना चाहिए, ताकि सेम स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, स्ट्रक्चर की बात छोड़िए, सेम शेप दिखाने के लिए। ठीक है, सेम शेप के लिए क्या होगा, X' ग्रेटर देन X होना चाहिए। यह था आपका केस 2 का, सभी खत्म हो गया केस 2। अब आप बात करते हैं केस 3 की। यहां पे क्या आएगा आपका, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर क्या होगा आपका, वहां पे कितना था, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, 4, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 3 + 4 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। ज्योमेट्री आपका क्या रहेगा, ज्योमेट्री आपका वही का वही रहेगा, TBP, क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन शेप आपका क्या रहेगा, जनरली हम बोल देते हैं T शेप, लेकिन आप खुद ही समझ जाएंगे कि T की तरह सीधा नहीं रहेगा, तो हम लिख लेंगे इसको बेंट T शेप। एक्चुअल क्या होगा, थोड़ा बेंट ही रहेगा, T शेप नहीं रहेगा। मीन्स ये है आपका सेंट्रल एटम, ये दो बॉन्ड बन गया, तीसरा ये बॉन्ड, तो एक लोन पेयर, ये तो रहा आपका T, लेकिन लोन पेयर के डिस्टर्शन की वजह से ये क्या होगा, थोड़ा यहाँ ना रह के ये क्या होगा, बेंट हो जाएगा, ये भी बेंट हो जाएगा और ये भी थोड़ा बेंट हो जाएगा,
तो ये क्या आपका टी है? नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंट टी शेप्ड। फिर भी बुक में दिया है टी शेप्ड, तो क्वेश्चन आएगा टी शेप्ड, तो इसको ही आप बोलेंगे टी शेप्ड, लेकिन समझ जाइए कि ये बेंट ही रहता है। ठीक है, तो 7 की बात करें, 7 में क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कौन से ग्रुप में जाएंगे? आयोडीन ग्रुप में। ग्रुप 17 में जाएंगे। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो आयोडीन। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर चाहिए, तो I3+, ये नहीं होगा आपका, सेम ज्योमेट्री आपका नहीं आएगा। ये क्या हो गया आपका? टेट्रा एटॉमिक। समझ रहे हैं? टेट्रा एटॉमिक मैंने कैसे निकाला? ये 3 एटम, ये एक, तो टेट्रा एटॉमिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? X इक्वल्स टू X डैश, जो कि हम नहीं ले सकते टेट्रा एटॉमिक के लिए, नहीं हो पाएगा। X इक्वल टू X डैश में आपका सेम शेप नहीं आएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा जो भी लेंगे IF4+, IBr4+, ICl4+, ये सब हम ले लेंगे। ठीक है, प्लस आएगा क्या? IF4 के 3 है ना, तो 3 के लिए क्या आएगा आपका? IF3, IBr3, ICl3। ठीक है, ये सब आएंगे आपका टी शेप में। लेकिन I3 क्या होगा आपका? नहीं आएगा, टी शेप्ड, नॉट टी शेप्ड। लेकिन ये सब क्या होंगे आपका? BrF3, ये सब आ जाएंगे आपका टी शेप्ड में। ये सब किस में आ जाएंगे आपका? टी शेप्ड में। समझ रहे हैं मेरी बात? IF3, IBr3, ICl3, BrF3, ये सब आएंगे आपका टी शेप्ड में, लेकिन I3 आपका टी शेप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है? X इक्वल्स टू X डैश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जो कि नहीं हो पाएगा आपका टेट्रा एटॉमिक में। तो इसको मिटा देते हैं, जो है हमें उसी चाहिए। तो आयोडीन के साथ आप देखिए, मैं क्या करूंगा? आयोडीन के पास कितना है? IF3, यहाँ पे कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयोडीन के साथ अगर मैं जोड़ूं, आयोडीन को रिप्लेस करूं जेनॉन से, जेनॉन में कितना आ जाएगा आपका? 8 इलेक्ट्रॉन, तो F3 एक पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ठीक है, ये आपका आ गया। इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पीछे जाऊं, ठीक है, सल्फर ग्रुप में, तो S आपका आ गया, क्या आएगा आपका? 3, तो एक क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये क्या था आपका? 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन घटा, तो 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जुड़ जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था? यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, एक F+ को निकाल के क्या करूँगा? एक O जोड़ दूंगा, F2। ठीक है, ये भी आपका आ जाएगा। ये सब आ जाएंगे आपका आइसो स्ट्रक्चरल, दैट इज टी शेप्ड हियर। ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपका टी शेप में। किस में आ जाएंगे आपका? टी शेप में। ठीक है, मुझे बताइए, ये भी सब आएंगे आपका क्या? टी शेप। हाँ, ये तो लिख लिया है, ये सब आ जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए, ये नेट का आपका क्वेश्चन आ चुका है, कभी भी आप याद XeO F2, ठीक है,
XeO F2। तो ये तो आपका आ जाएगा टी सेप, ये आप देख के ही पहचान लेंगे। लेकिन अगर मैं डिराइव्ड मोनोवैलेंट लगाऊं, मैं क्या करूं, डिराइव्ड मोनोवैलेंट लगाऊं, तो वो क्या आएगा आपको खुद ही देखना है। सपोज मैं दे दूं XeO3OSO2F(2), ठीक है, ये आपका नेट में आ चुका है। तो इसका क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहां पे क्या लगा है, 2 लगा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जो लगा है वो 2 लगा है। तो मैं क्या करूंगा, आइदर OSO2F इसको मैं फ्लोरीन में मान के चलूं, या फिर कितना जुड़ा है वो देख के मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। Xe 2 ऑक्सीजन लगा है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेटोरियल में, एक्सियल में आ जाएगा OSO2F, ये भी आपका आ जाएगा OSO2F। 2 जुड़ा है तो दोनों को मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया और बच गया कितना ऑक्सीजन, 1, उसको मैं इक्वेटोरियल में लगा लूँगा, 2 लोन पेयर ये आ गए, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकता हूँ OSO2F इनका होल 2, तो इसको मैंने क्या बोला है आपको, OSO2F है, आपको इक्विवेलेंट किसके साथ होता है, फ्लोरीन के साथ। ये आपका आ जाएगा XeO F2, ये देखिए ये आ गया आपका। तो ये है आपका डिराइव्ड मोनोवैलेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, ना कि डायरेक्टली आपको पूछ लेगा तो आप देख के ही बता देंगे। तो आपको याद रखना है कि डिराइव्ड मोनोवैलेंट ग्रुप को कैसे निकालना है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, कोई भी आया आप टेंशन मत लेना। नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो SO2F कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो OSO2F जुड़ा होगा कितना, 1 जुड़ा होगा, ठीक है। तो बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के हिसाब से आपको देख के लगा देना है। ये आपका आ गया केस 2। अब आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 में क्या है, केस 3 में क्या आएगा आपका, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3, ठीक है। मैं आपको पहले से ही ये बता नहीं रहा था, एक ट्रिक है आपको याद रखना, जब भी लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर आएगा, कोई भी स्टेरिक नंबर दिया हो, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है तो वो हमेशा आएगा आपका लीनियर शेप, ठीक है, वो हमेशा आएगा आपका लीनियर शेप। यहाँ पे वही है, कैसे होता है हम देख लेंगे। तो ज्योमेट्री क्या आएगा आपका, ज्योमेट्री सेम ही आएगा आपका TBP, लेकिन शेप क्या आएगा आपका, लीनियर आएगा। शेप क्या आएगा आपका, लीनियर। इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा है, बॉन्ड पेयर 2 के लिए 2, लोन पेयर 3 के लिए 6, कुल मिला के 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए है, लोन पेयर कहाँ पे रहेगा, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, और ये जो बचा, ये क्या बचा, ये आपका कितना रहा, 180 डिग्री, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा यहाँ पे, म्यू इफेक्टिव कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बॉन्ड एंगल एक ही ये दिखाएगा, वो क्या होगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, एक ही बॉन्ड एंगल दिखाएगा। यहाँ पे डिस्टर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इनका एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो रिपल्सन ये तीनों के साथ, ये तीनों क्या होगा, ये दोनों नीचे के तरफ धकेल रहे होंगे, लेकिन 120 डिग्री है तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका भी जो होगा डिस्टर्शन इनके ऊपर होगा। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा,
म्यू आपका 0 आएगा, तो 180 डिग्री जो था एक्सियल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, वो वही का वही रहेगा, मीन्स एक्सियल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री ही रहेगा। एक्सियल बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है नेट में 2019 में शायद, F SO2F होल टू X HgO OSO2F। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या आएगा? मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। मैंने आपको क्या बोला है, इसको आपको ले जाना है, आइदर ये नाइट्रोजन के साथ 2 जुड़ा है तो मीन्स नाइट्रोजन क्या हो गया? डिराइव्ड मोनोवैलेंट। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन, इस साइड लगेगा SO2F, इस साइड लगेगा SO2F, और इस साइड लग जाएगा फ्लोरीन। तो बच गया कितना? लोन पेयर ही बच गया। ठीक है, ये आपका आ गया लीनियर। ठीक है, या फिर जेनन के साथ एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ OSO2F जुड़ा है, दूसरे साइड में फ्लोरीन है, तो बच गया लोन पेयर। तो हो क्या जाएगा आपका? ये भी आपका आ जाएगा लीनियर। ठीक है, डायरेक्टली कोई भी आपको नहीं देगा ऐसे कि, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा आपका XC, ये मैंने आपको क्या बोला, ये आपका क्या आएगा F। ठीक है, ये भी आपका आएगा F। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं X NF2 या फिर X OF2, ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, दोनों F है तो NF3 F2, ये दोनों के दोनों आपका क्या आ जाएंगे? आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, ये भी आइसोस्ट्रक्चरल है, ये दोनों भी आइसोस्ट्रक्चरल हैं। ये डिराइव्ड दे के दिया है, ये डायरेक्टली दिया है, ये सभी आएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल, दैट इज ये आपका क्या आएंगे? लीनियर। ठीक है, ये क्या आएंगे आपका? लीनियर। तो जेनन में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये सर नो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मुझे कितना बनाना है? 2 बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर में क्या बनाऊंगा? फ्लोरीन के साथ। तो 2 बॉन्ड पेयर बना लिया फ्लोरीन के साथ, लोन पेयर का लोन पेयर रह गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकता हूं, XCF2 गया, आयोडीन अगर जोड़ूं, आयोडीन अगर सेंट्रल एटम लूं तो क्या आएगा आपका? F2। आयोडीन के पास कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लेकिन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या जोड़ूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो IF2 प्लस IF2 माइनस ICl2 माइनस IBr2 माइनस II2 माइनस, ये सब आएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, पिछले जो एग्जाम्पल दिया था आपको वहां पे गलती कर दिया मैंने। ये जो था
SO2F होल 2, ये पूरा का पूरा है F, तो मैंने क्या दिया था F HCnSO2 होल F, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा HCF2। दूसरा मैंने जो दिया था F X O OSO2 F, तो ये पूरा का पूरा है आपका F, तो ये भी आपका आ जाएगा HCF2। ठीक है, वो आप करेक्ट कर लेना, ये आपका होगा HCF2, ये आपका होगा HCF2। ठीक है, ये दोनों के दोनों आएंगे आइसोस्ट्रक्चरल इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए ये II2 माइनस, ये भी आपका आएगा लिनियर, क्यों आएगा, ये देखिए आपका है ट्राई एटॉमिक। तो मैं बार बार बोल रहा था आपको कि जब भी ट्राई एटॉमिक आएगा, ट्राई एटॉमिक पे ऊपर हम जाएंगे तो हमें दिक्कत है, लेकिन ट्राई एटॉमिक तब क्या आएगा, सेम स्ट्रक्चर आएगा दूसरों के साथ, इंटर हाइड्रोजन के साथ, x डैश x इक्वल टू x डैश या फिर ग्रेटर देन हो x डैश, ये सब आएंगे सेम शेप। ठीक है, एक x डैश अगर दिया है और ट्राई एटॉमिक है, तब तक x डैश के बराबर हो या x डैश x से बड़ा हो। ठीक है, ये सब आपके आएंगे, x डैश x से बड़ा हो, ये सब सेम शेप आएंगे, क्योंकि ट्राई एटॉमिक तक ऐसे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था, ये देखिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आ जाएगा, आयोडीन के साथ जुड़े हैं 2, एक इलेक्ट्रॉन लगा तो आयोडीन का कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 4 6 7 8। ठीक है, तो ये सब थे आपका TBP की बात, ये सब क्या थे आपका TBP की बात। अब आ जाते हैं स्क्वायर पिरामिडल के ऊपर। स्क्वायर पिरामिडल में मैंने क्या बोला था आपको, ये क्या आ जाएगा Fp3d x² y²। ठीक है, मीन्स S आपका ये Px Py Pz dx² y²। अगर dx² y² हम d ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो इसका जो सिमेट्रिकल होगा किसके साथ होगा, सिमेट्री होगा xy के साथ, क्योंकि ये भी xy प्लेन में है, ये भी xy प्लेन में है, तो ये चारों का देखिए, ये चारों एक ही प्लेन में रहेंगे। s के साथ जो भी बॉन्ड होगा, s px py pz, ये चारों के चारों सेम ही प्लेन में रहेंगे। ये जो pz होगा वो अलग ही एक्सिस में रहेगा, इसको ये क्या रहेंगे, इनका बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगा। ये क्या आ जाएगा आपका एक स्क्वायर की तरह, तो ये रहा आपका स्क्वायर, ये 8 टर्म लगे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसकी वजह से पिरामिडल हो रहा है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। समझ रहे हैं मेरी बात। px py ये आपका रहा xy प्लेन में, तो xy प्लेन में क्या होगा, ये स्क्वायर की तरह रहेंगे, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर, और इसकी वजह से पिरामिडल हो रहा है, तो आपका आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो ये कैसे हम दिखाएंगे, इसका बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखिए ये देखिए आपका, ये क्या रहा आपका, चारों बॉन्ड नीचे xy प्लेन में है, ये आपका जेड प्लेन ऊपर की तरफ रहा। ये आप देख सकते हैं, ये एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, और ये रहा आपका चौथा 90 डिग्री। जब ये पिरामिडल के साथ आएंगे, ये एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कितना 90 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा, 1 2 3 4, ऊपर की वजह से 4, और ये खुद के साथ कर रहे हैं, ये 5 6 7, और ये रहा आपका 8।
तो कितना 90 डिग्री बॉन्ड एंगल रहा? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। ठीक है, 180 डिग्री कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा आपका ये वाला एक, ये वाला एक, ये। ठीक है, तो दो रहा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला एक, ये वाला एक, मीन्स ये वाला एक, ये वाला एक, आपका 180 डिग्री। तो कुल मिला के बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 10, जो कि हमने पढ़ा चुके हैं। AB5 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 10। क्यों? NC2 फार्मूला आपका आएगा तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1 बाय 3 2 2 2 3 2, तो कुल मिला के आएगा आपका 10 बॉन्ड एंगल। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा बॉन्ड एंगल। मीन्स 5 एटम जुड़े हैं तो 5 इंटू 5 माइनस 1 हुआ 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 बॉन्ड एंगल आएगा आपका। ठीक है, कुल मिला के कितना बॉन्ड एंगल आएगा? 10 बॉन्ड एंगल आएंगे। तो मुझे आप बताइए, टीपीपी में था 6 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में है 8 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा इन बिटवीन टीपीपी एंड स्क्वायर पिरामिडल? व्हिच वन इज मोर स्टेबल? तो जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा उसी हिसाब से हम मॉलिक्यूल जो होगा उसको करेंगे, हाँ या ना? तो मैं आपको 6 मॉलिक्यूल देता हूं, आप मुझे बताइए इनका क्या होगा, ज्योमेट्री क्या आएगा। ठीक है, Cu Cl5 3 माइनस, CO Cl5 3 माइनस एक्सक्यूज मी, Zn Cl5 3 माइनस, PPH5, SbPH5, PF5। इनका आप बताइए कि ज्योमेट्री क्या आएगा। अगर आपने ये बता दिया तो समझ जाइए कि स्क्वायर पिरामिडल आप समझ चुके हैं। ये आपका आएगा, मैं ही खुद ही बता देता हूँ, टीपीपी। ये आपका आएगा टेट्राहेड्रल, ये आपका आएगा टेट्राहेड्रल, ये आपका आएगा टीपीपी, ये आपका आएगा स्क्वायर पिरामिडल, ये आपका आएगा बोथ, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल and TPP in equilibrium। फ्लॉक्जोनियल बिहेवियर ये शो करेगा, फ्लॉक्जोनियलिटी।
ठीक है, मैंने आपको बताया था जब एक बार कि कहाँ पे आपको स्टेरिक नंबर स्यूडो कहीं कहीं पे आपको मिल जाता है, ये दोनों हैं स्टेरिक नंबर 5 के स्यूडो स्टेरिक नंबर 5। ठीक है, तो ये जो 4 हैं दूसरे वाला ये आपका ट्रू है, लेकिन ये आपका है स्यूडो। ठीक है, तो इसके ऊपर ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्टेरिक नंबर 5 दोनों तरीके का आएगा, एक आपका आएगा ट्रू, एक आपका आएगा सूडो। ठीक है, तो सूडो के स्टेरिक नंबर ट्रू का एग्जाम्पल कौन सा होगा? ट्रू का डायरेक्टली आप कर सकते हैं CuCl5 3 माइनस, सूडो का आप ले सकते हैं ZnCl5 3 माइनस। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, मीन्स ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ZnCl4 2 माइनस Cl माइनस, ये इस तरह का एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन 4 लगा है तो ये क्या आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, ये सब नेट में है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिए क्यों होता है, क्योंकि स्टेरिक नंबर 5 का आपका जो CFAC हो या ZTD हो या स्प्लिटिंग हो, कुछ भी आपको समझना नहीं है, एग्जाम में वो नहीं आता, तो मैं आपको ये सब नहीं पढ़ाऊंगा अभी। सिर्फ अगर एग्जाम्पल देगा तो ये एग्जाम्पल देगा, या फिर जो मैंने बोला था क्या CuCl5 3 माइनस, इसका एग्जाम्पल देगा। ठीक है, तो नहीं तो ये आपका जनरली नहीं आएगा, स्यूडो स्टेरिक नंबर आपका जाम में है ही नहीं। अगर फिर भी है, आप ये 2 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, ये कभी भी ZnCl5 3 माइनस की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ZnCl4 2 माइनस और Cl माइनस की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से तो हम ऐसे ही लिखेंगे ZnCl5 3 माइनस। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करते ही नहीं। अब आ जाते हैं स्टेरिक नंबर 5 एक्चुअल में। ठीक है, वहाँ पे भी जाम में एक बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, दूसरे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मीन्स मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि स्टेरिक नंबर 5 है, तो एक आपका आएगा D1 से D9 ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये सब आपका नेट और गेट का एक्सक्लूसिव है, इसी में ही हम पढ़ेंगे ZTD CFAC सब कुछ, क्योंकि स्प्लिटिंग आपका स्टेरिक नंबर 5 का स्प्लिटिंग है नेट में, लेकिन जाम में ये नहीं है। तो हम जाम के लिए सिर्फ चर्चा करेंगे D0 या फिर D10, ये भी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। D0 D10 इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉन मेटल दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा ही करेंगे। ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा ही करेंगे कि वहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल कहाँ पे होगा और TBP कहाँ पे होगा। ठीक है, D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन या D0 D10 भी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, D0 D10 भी नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल मतलब P ब्लॉक का, D0 D10 का भी नहीं करेंगे। उस दिन आपको ट्रिक समझाया था, और जब ऑक्टाहेड्रल जाऊंगा वहाँ पे भी मैं एंटी प्रिज्मेटिक उनका एग्जाम्पल दूंगा, क्या देख के आपको लगा के आना है, सिर्फ जितना जाम के सिलेबस में है वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही नहीं, इनकी भी चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, नॉन मेटल मीन्स P ब्लॉक के साथ जो जुड़ा हुआ है उनकी चर्चा ही करेंगे कि कहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल आएगा और कहाँ पे आएगा TBP। ठीक है, तो 3 केस हम लेंगे क्या लेंगे हम,
3 केस हम लेंगे mx5 के लिए। पहले 2 की चर्चा करेंगे, कंडीशन 3 लेंगे, ठीक है। 2 केस हम लेंगे, कंडीशन 3 लेंगे। एक आपका आएगा स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, मीन्स स्टेरिक एनालिसिस। एक आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस। इसमें हम क्या चर्चा करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। स्टेरिक एनालिसिस में हम क्या चर्चा करेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग के बारे में। इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ की चर्चा करेंगे दूसरे में, एक में चर्चा करेंगे स्टेरिक क्राउडिंग के बारे में, ठीक है। ये आपने लिख लिया। पहले हम चर्चा करते हैं स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। पहले किसकी चर्चा करेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताऊंगा, ये ने आपने खुद ही समझा है। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल टीपीपी में कितना होता है, 6। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल स्क्वायर पिरामिडल में कितना होता है, 8, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में कितना होता है, 8। तो अगर स्क्वायर पिरामिडल में 8 होते हैं, समझे मेरी बात, कि ये आपका सेंट्रल एटम, इससे जुड़ा हुआ है 8 90 डिग्री बॉन्ड एंगल का रहेगा आपका। तो इनके बीच क्या आएगा, ये तो हो गया क्या, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल का अगर जो है डायरेक्टली वही बना देता हूँ 4, ठीक है। ये है आपका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल में 4 एटम लगे हुए हैं, ये है आपका 5वां एटम। तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल में क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। और हमें पता है रिपल्सन को हटाने के लिए ही जो भी मिक्सिंग होता है वो क्या होता है, रिपल्सन को हटाने के लिए, मीन्स स्टेरिक स्टेबलाइजेशन लाने के लिए ही होता है। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन लाने के लिए ही ये जो भी मिक्सिंग होता है, ये सारा खेल होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, मीन्स स्टेरिक क्राउडिंग हटाने के लिए। तो सेंट्रल एटम के ऊपर जो भी लगे होंगे, अगर 90 डिग्री में रह रहे होंगे, इनके बीच रिपल्सन क्या हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा, रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इस रिपल्सन को कहाँ पे स्टेबलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, टीपीपी में, क्योंकि टीपीपी में 6 बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का, जबकि स्क्वायर पिरामिडल में 8 बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का। टीपीपी में 2 बॉन्ड एंगल आपके रह जाते हैं क्या, 120 डिग्री का, जो कि इसका फायदामंद होता है। इसलिए जब भी स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक एनालिसिस की बात करेंगे, ये आपका क्या था, स्टेरिक एनालिसिस। तो जब भी स्टेरिक एनालिसिस की बात करेंगे तो टीपीपी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, जबकि स्क्वायर पिरामिडल जो होगा आपका लेस स्टेबल होगा। तो आप ये लिख लीजिए, व्हेनेवर स्टेरिक क्राउडिंग और स्टेरिक फैक्टर is dominant, TBP is preferable। TBP क्या होगा, प्रिफरेबल देन स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है।
टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल से ज़्यादा प्रिफरेबल होगा जब भी स्टेरिक फैक्टर की एनालिसिस हम करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। आप किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। हमें पता है टीबीपी में क्या रहता है? एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल हमेशा रहता है इक्वेटोरियल से ज़्यादा, ठीक है। और स्क्वायर पिरामिडल में क्या रहता है? स्क्वायर पिरामिडल में रहते हैं ये जो 5 बॉन्ड रहते हैं इनका बॉन्ड लेंथ सेम रहता है। तो एक्सियल इक्वल्स टू नियरली इक्वल टू इक्वेटोरियल। और मैंने आपको बता चुका हूं टीबीपी में क्या होता है। ये जो होता है यहाँ पे एक्सियल, ये रहा आपका इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड आर longer means percentage is less, that is attraction of nucleus less implies bond is weaker and easily ब्रेकेबल। बॉन्ड क्या रहता है? वीक रहता है और इजीली टूट जाता है। तो बॉन्ड अगर टूट जाएगा, यहाँ पे क्या रहता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें क्या रहता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ लो, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की बात करें अगर, तो ये अगर टूट जाएगा तो टीबीपी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन में बॉन्ड स्ट्रेंथ की स्टेबलाइजेशन, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्क्वायर पिरामिडल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ना कि टीबीपी। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? स्क्वायर पिरामिडल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन में आप देख सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ सेम रहता है लगभग। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसमें कौन जीत जाएगा? इसमें जीत जाएगा स्क्वायर पिरामिडल आपका जीत जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल ग्रेटर देन टीबीपी इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें। तो अगर ओवरऑल समराइज करें तो रिपल्सन बिटवीन साइड एटम डोमिनेट्स, तो क्या आएगा? टीबीपी ग्रेटर देन स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आया तो स्क्वायर पिरामिडल ग्रेटर देन टीबीपी, ये हम समझ गए हैं, ठीक है। अगर रिपल्सन की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? टीबीपी ग्रेटर देन स्क्वायर पिरामिडल होगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल क्या होगा? ग्रेटर देन टीबीपी होगा। तो अब ये तो हम समझ गए कि क्या है। मैं आपको 3 कंडीशन दे देता हूं
जो आप देख के लगाएंगे, सिर्फ मैं नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप नेट में अप्लाई नहीं करेंगे। इस हिसाब से आपका नेट के लिए बहुत वास्ट सिलेबस है स्टेरिक नंबर 5 का। जो भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर बॉन्डिंग का स्टेरिक नंबर 5 से ही नेट में आता है, नेट गेट में, तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो कंडीशन 1, 3 कंडीशन दे रहा हूं, ये देख के आप खुद ही समझ जाएंगे। कंडीशन 1, इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम स्टेरिक नंबर 5 का, ठीक है, सेंट्रल एटम स्मॉल। नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम हो नहीं पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, और लोन पेयर को अगर मैं सिग्मा बनाता हूं तब भी क्या आएगा, 4 आएंगे, ठीक है, तब भी क्या आएगा आपका, 4 ही आएंगे, सिग्मा बॉन्ड 4 आएंगे। तो नाइट्रोजन तो हो नहीं सकता, तो सेंट्रल एटम स्मॉल के लिए मैं क्या लूंगा, प्रिफरेबली लूंगा स्मॉल सेंट्रल एटम फास्फोरस आर्सेनिक लूंगा। अगर नाइट्रोजन होता तो पहले तो ले लेता नाइट्रोजन फास्फोरस, नहीं है तो मैं सेंट्रल एटम क्या लूंगा स्मॉल के लिए, फास्फोरस आर्सेनिक। साइड एटम या साइड सब्स्टिट्यूएंट ये आपका है टीबीपी, ये आपका है स्क्वायर पिरामिडल। कंडीशन 1 है आपका। तो साइड एटम और साइड सब्स्टिट्यूएंट है आपका लार्ज, क्या है आपका, लार्ज। तो ये क्या आ गया आपका, Cl PH R Br, ठीक है। अगर ये सब ग्रुप रहे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए सेंट्रल एटम स्मॉल है, ठीक है, तो साइड एटम अगर लार्ज हैं तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन भरपूर होगा, क्योंकि स्मॉल सेंट्रल एटम है तो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और साइड एटम लार्ज हैं तो इन दोनों के आसपास आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, तो साइड एटम लार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन डोमिनेट करेगा। और जहाँ पे भी रिपल्सन डोमिनेट करेगा, मैं आपको बोला हूँ टीपीपी क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, टीपीपी आपका आ जाएगा ज्योमेट्री, समझ रहे हैं। तो सेंट्रल एटम स्मॉल, साइड एटम लार्ज हुआ तो टीपीपी आपका आएगा ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल आपका नहीं होगा, इसमें टीपीपी होगा ज्योमेट्री। लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन 2, सेंट्रल एटम आपका क्या आएगा, सेंट्रल एटम आपका आएगा लार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन तो हो नहीं सकता, वो भी स्मॉल भी है, फास्फोरस आर्सेनिक को हमने स्मॉल में ले लिया, तो बच कौन सा गया, एंटीमोनी बिस्मथ। बिस्मथ भी आपका क्या दिखाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा रहना पसंद करेगा, फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जनरली कौन से दिखाएगा, जनरली एंटीमोनी के साथ ही होगा, समझ रहे हैं। बिस्मथ इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, फिर भी हम ले लेते हैं क्योंकि लार्ज सेंट्रल एटम दिया है। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, ये भी लार्ज होना चाहिए। अगर साइड सब्स्टिट्यूएंट लार्ज है मीन्स कौन सा होगा, पहले ही लिखा था क्लोरीन PH Br R, ये अगर साइड सब्स्टिट्यूएंट लार्ज हैं तो सेंट्रल एटम लार्ज हैं, साइड सब्स्टिट्यूएंट भी लार्ज हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, एक्सियल का बहुत ही ज़्यादा होगा, जो कि टूट जाएगा वीक होने की वजह से। तो हीट अगर देंगे तो ये टूट जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, मैंने आपको क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिडल आपका आएगा, प्रिफरेबल ज्योमेट्री आपका आएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, ये लिख लीजिए।
तीसरा और आखिरी कंडीशन की बात करूं, क्या करूं, तीसरा और आखिरी कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन थर्ड, सेंट्रल एटम आपका स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या होगा, फास्फोरस आर्सेनिक, ठीक है। साइड सब्स्टिट्यूएंट भी स्मॉल, तो ये क्या आपका आएगा, फ्लोरीन, आया ना। तो यहां पे क्या होगा, टीबीपी और स्क्वायर पिरामिडल के बीच इक्विलिब्रियम रहेगा, मींस स्ट्रक्चर जो होगा, ज्योमेट्री जो होगा वो टीबीपी से कुछ टाइम के बाद स्क्वायर पिरामिडल आपको दिखाएगा, उसके बाद फिर टीबीपी चलाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, टीबीपी, टीबीपी, स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे ही रहेगा। मीन्स अगर आपको कोई पूछे यहाँ पे क्या होगा, यही होगा आपका फ्लक्जोनियल बिहेवियर शो करेगा ड्यू टू वेरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। इसको हम किस में चर्चा करेंगे, 19F NMR के थ्रू। अगर सेंट्रल एटम स्मॉल हो रहा है और साइड एटम भी स्मॉल हो रहा है तो दोनों क्या दिखाएंगे, आपका सेम बॉन्ड लेंथ, मीन टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल दोनों ही दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपका ये जो है, ये इस ऑप्शन के लिए कहीं पे अगर दिया है फ्लक्जोनियल नहीं दिया है, मींस बॉन्ड लेंथ सेम नहीं दिया है, फ्लक्जोनियल नहीं दिया है, बेरी सीडो रोटेशन की वजह से फ्लक्जोनियल नहीं दिया है, सिर्फ पूछा है टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल, तो आप टीबीपी लगा के आएंगे, ठीक है। टीबीपी मोर स्टेबल होता है, फ्लक्जोनियल में टीबीपी हो, फ्लक्जोनियल हो, यहाँ पे स्मॉल है, समझ रहे हैं, तो दोनों का स्मॉल है। ये अगर सब्स्टिट्यूएंट स्मॉल है तो स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा आता ही नहीं। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका फ्लक्जोनियल बिहेवियर की वजह से बॉन्ड लेंथ सेम नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आप लगा के आएंगे टीबीपी। लेकिन सबसे मोस्ट प्रिफरेबल आंसर आपका क्या है, मोस्ट प्रिफरेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका आएगा सेम बॉन्ड लेंथ, दैट इज टीबीपी टू स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अगर ऑप्शन में टीबीपी टू स्क्वायर पिरामिडल या फिर बॉन्ड लेंथ सेम या फिर फ्लक्जोनियल बिहेवियर दिया है तो आप वो लगा के आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर यह ऑप्शन नहीं है तो आप टीबीपी लगा के आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे क्या आएगा, बोथ। अब आ जाते हैं वो जो मैंने 6 क्वेश्चन दिया था उसके ऊपर, ठीक है। आप देख के ही अभी लगा देंगे, ठीक है। 6 जो क्वेश्चन था उसका ही बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो मैंने आपको बोल दिया ZnCl5 3- और COCl5 3-, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप याद रख लीजिए। स्यूडो स्टेरिक नंबर 5 दिखाता है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, उनका स्टेरिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो उनको हम किससे समझेंगे, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन के हिसाब से। वो रहते हैं कैसे, ZnCl4 2- और एक Cl- ऐसे ही रहता है। तो ये आपका है टेट्राहेड्रल एक्चुअल, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब नॉन मेटल की ही बात कर रहे हैं, मैंने आपको लिख दिया है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में मैंने क्या दिया था, एक देखिए, सपोज दिया है PCH3 5, SF4 आपका दिया है, SPH5 आपका दिया है, PCl5 दिया है आपका, और आपका दिया है SbPH5, और आपका दिया है PPH5। ये आप कीजिए, कहाँ पे टीबीपी आएगा, कहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल आएगा, या फिर कहाँ पे बोथ आएगा।
ये देखिए, ये क्या है आपका स्मॉल, आया ना, मैंने आपको बोला है फास्फोरस आर्सेनिक आपको स्मॉल लेना है, मीन सेकेंड पीरियड जो भी रहेगा ये स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये है आपका स्मॉल, ये क्या है आपका लार्ज। तो कौन सा कंडीशन आएगा, पहला वाला कंडीशन आएगा, मीन सेंट्रल एटम स्मॉल, साइड एटम लार्ज, तो रिपल्सन डोमिनेंट होगा, रिपल्सन डोमिनेंट होगा तो टीबीपी आएगा। इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, pH5 का आएगा टीबीपी ज्योमेट्री, PCH3 होल पाइप। SF4 आप देख सकते हैं, SF4 में क्या है, ये है आपका स्मॉल, सल्फर क्या है आपका स्मॉल, सेकेंड पीरियड, फास्फोरस भी स्मॉल है तो सल्फर भी स्मॉल है, ये है आपका फ्लोरीन भी स्मॉल, दोनों स्मॉल है तो कंडीशन 3, तो ये क्या आएगा आपका फ्लॉक्जोनियल, ये क्या आपका आएगा फ्लॉक्जोनियल। अगर फ्लॉक्जोनियल है तो सबसे प्रिफरेबल आंसर होगा फ्लॉक्जोनियल, अगर नहीं है तब आप टीबीपी लगा के आएंगे, ठीक है। फिर भी हम ठीक से पढ़ रहे हैं तो हम फ्लॉक्जोनियल को लेके ही चलते हैं। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तो नहीं ले सकते, फास्फोरस आर्सेनिक ये मैंने लिया था स्मॉल में, एंटीमोनी बिस्मथ ये मैंने लिया था लार्ज में। तो आर्सेनिक क्या था स्मॉल, पीएच क्या था लार्ज, सेम टू सेम कंडीशन 1, स्मॉल के साथ लार्ज जुड़ेगा तो क्या होगा आपका स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक क्राउडिंग डोमिनेंट करेगा, तो जब स्टेरिक क्राउडिंग डोमिनेंट करेगा स्टेरिक फैक्टर तो टीबीपी आपका आ जाएगा ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद है PCl5, फास्फोरस है आपका स्मॉल, क्लोरीन है आपका लार्ज, तो ये भी क्या आ जाएगा कंडीशन 1 के हिसाब से टीबीपी, ठीक है। ये है आपका SB लार्ज, पीएच भी आपका लार्ज, दोनों लार्ज हैं, तो मैंने आपको क्या बोला है दोनों लार्ज हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड टूट जाएगा, एक्सियल बॉन्ड वीकनिंग होने की वजह से, तो ये आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल आपका आएगा डोमिनेंट फैक्टर, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा इसका ज्योमेट्री। आखिरी में फास्फोरस है आपका स्मॉल, पीएच है आपका लार्ज, तो आपका क्या आएगा कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 की वजह से ये आपका आ जाएगा क्या टीबीपी, यस और नो, स्मॉल लार्ज, तो ये आपका आएगा टीबीपी। ये आपका क्या लगा कंडीशन 1, ये आपका है कंडीशन 3, ये आपका है कंडीशन 1, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 1, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब लगातार 2-3 दिन तक बॉन्डिंग आपका चला रहेगा, क्योंकि बॉन्डिंग इस हफ्ते हम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेरी स्यूडो रोटेशन, उसके बाद जाएंगे हम ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद हम sp3 जो स्टेरिक नंबर 7, 8, 9 उसकी चर्चा करेंगे, और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम p3d3, p3d4 इन सब की चर्चा करेंगे, और आपका डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इन सब की चर्चा इसी हफ्ते हम ख़त्म करेंगे। तो बॉन्डिंग इस हफ्ते आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए, और अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम बार बार तो बोलते ही नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, फिर भी कभी कभार बोल देते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है,
तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप मत बोलिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो क्या बोल रहा था, घर वालों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।